हंसते खेलते बीता दोनों का पहला दिन, पर काल रात्रि ने बना डाला रात को बड़ा कठिन। चांद देख जागे सूरज, पाखी जागे तारे गिन गिन। उपन्यास के इस भाग में सुनिए कैसे रह पाएंगे दोनों एक दूजे के बिन। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 63वां भाग मेरे यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि पाखी दुल्हन बनकर अपने ससुराल में आ चुकी है और अब दोनों एक के बाद एक रस्मों रिवाजों का पालन कर रहे हैं। वैसे तो विवाह के बाद उनकी मधुर यामिनी होनी थी, मगर प्रताप वंश के रिवाजों की कड़ी में काल रात्रि नामक रिवाज ने उन्हें अलग अलग रहने पर मजबूर कर दिया। अब आगे। काल रात्रि वह रात थी जो फेरों और सुहागरात के बीच होती थी और जिसका पालन प्रताप वंश का हर एक जोड़ा करता आया था। दोनों ने एक साथ खाना खाया और वापस मेहमानों के कमरे में आ गए। थोड़ी देर मेरे साथ रहो, फिर तो जाना ही पड़ेगा। सूरज ने ठंडी सांस ली। पाखी सूरज के ठीक सामने बैठी थी। सूरज ने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो इस रंग में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी बीवी हो, माई वाइफ। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार जोर से चुटकी काटो। पाखी ने भी मजाक किया। आर यू श्योर? सूरज ने अविश्वास से पूछा। यस, आई एम श्योर, पाखी ने भी छेड़ा। सूरज ने जैसे ही उसे पिंच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वह उसे धकेलती हुई बोली, मुझे नहीं, अपने आप को, और हंसने लगी। बहुत स्मार्ट हो तुम, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था। तो मानते हो ना मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूँ? पाखी ने बहादुरी दिखाई। यस मिसेस सूरज प्रताप सिंह। सूरज ने मौका देख उसकी बाह में चुटकी काटी। पाखी ने आह भरते हुए उस पर कुशन दे मारा। कुशन कैच कर सूरज बाहर गया और अपने साथ एक फ्लावर्स का बुके ले अंदर आया। उसमें से एक गुलाब तोड़ उसने पाखी के बालों में लगाया और बोला, अब अपने मिस से मिसेस बनने की खुशी में ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। उसने बुके उसकी गोद में रख दिया। फिर से फ्लावर्स, पाखी तुनकी। फिर से, मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही महकते फूल लाया करूंगा, सूरज ने प्यार से कहा। फूल क्यों, चूड़ियां क्यों नहीं? पाखी ने अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों को खनकाते हुए कहा। सूरज ने उसके मेहंदी लगे हाथों को थामा और सवाल किया, चूड़ियां क्यों, फूल क्यों नहीं? फूल मुरझा जाते हैं ना, पाखी ने तर्क दिया। तो चूड़ियां भी तो टूट जाती हैं, सूरज का कहना था। चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े आप संभाल कर रख सकते हैं, मगर फूल तो मुरझा कर बिखर जाते हैं ना, पाखी ने कहा। सूरज उसकी चूड़ियों को चूमते हुए बोला, एक बात का वादा करता हूँ, मैं न तुम्हें कभी टूटने दूंगा न बिखरने। सूरज भी पाखी को मेहमानों वाले कमरे में छोड़ अपने कमरे में चला आया। पाखी ने दरवाजा भीतर से बंद किया और पलंग पर आ बैठी। इतने बड़े जहाज नुमा शीशम के पलंग पर उसे अकेले बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सूरज के चले जाने के बाद वह खुद को तन्हा पाने लगी और इधर सूरज का भी वही हाल था। बिस्तर पर करवटें बदलते वह पूरे दिन की थकान उतारने की कोशिश में था, पर नींद का नामो निशान भी न था। पाखी तो वैसे भी कार में काफी सो चुकी थी, तो उसे तो और भी नींद नहीं आ रही थी।
सूरज की नर्म बाहों में वह कितना सुरक्षित महसूस कर सो गई थी। यही सोचती वह कभी पास झिलमिला रही नाइट लैम्प की तरफ देखती तो कभी आंखें फेर कुशन को सीने से लगा सूरज को अपने पास महसूस करने की कोशिश करती, पर सब बेकार। उसने फ़ोन की तरफ देखा और सूरज को कॉल करने ही लगी कि उसका कॉल आ गया। क्यों मेरी जान, सो गई क्या? सूरज ने पूछा। सोई होती तो फ़ोन कैसे उठाती? उसने सवाल किया। आई कांट स्लीप विदाउट यू, सूरज ने जो महसूस कर रहा था स्पष्ट कह दिया। मुझे भी नींद नहीं आ रही, सब बुरा लग रहा है तुम्हारे बगैर। पाखी कहते कहते रो पड़ी। इतना प्यार करती हो मुझसे? सूरज ने पूछा। इससे भी ज्यादा, पाखी ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, और आज की रात भी हम एक साथ ही बिताएंगे, सूरज ने कहा। तो पाखी ने घबराते हुए पूछा, नहीं नहीं, मैं सो जाऊंगी, तुम मत आना प्लीज। डरो मत, मैं नहीं आऊंगा, बस ऐसे ही फोन पर तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे उस रात साथ थे, याद है ना? पाखी को वो रात याद आई जब दोनों बातें करते करते सो गए थे। वह खुश होकर बोली, तब तो ठीक है, परंपरा भी नहीं टूटेगी और हम दोनों साथ भी रहेंगे। इस तरह दोनों की प्यार भरी बातों में काल रात्रि बीत गई और हुआ उनके मिलन का नया सवेरा। पंछी बाग में कलरव करते डोल रहे थे और पूरब से आती शीतल बयार फूल पत्तियों की सुगंध समेटे बड़ी बड़ी झरोखों से अंदर आ रही थी। वह रात को खिड़की बंद करना भूल गई थी। सुबह जब उसकी नींद खुली तो झरोखों से आती शीतल मधुर पवन ने उसके मन प्राण में स्फूर्ति भर दी। पर्दों को सरका उसने दरवाज़ा खोला और झरोखे पर आ खड़ी हुई। कितना प्यारा दृश्य था। सूरज आंखें मलता हुआ उसके पास आया और पीछे से उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बोला, गुड मॉर्निंग मिसेस पाखी। उसने उसके गाल पर किस किया। सूरज के प्यार को महसूस कर पाखी को स्वर्ग से अनुभूति हो रही थी। उसने भी उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग पतिदेव। वाह, अमेजिंग, एक बार फिर से बोलो, सूरज ने खुश होकर कहा। सुन तो लिया है तुमने, खास बात एक बार बोली जाती है। अच्छा, हमसे होशियारी? हमारा भी नाम सूरज है, आपसे दिन में 10 बार बुलवाएंगे, उसने शरारती लहजे में कहा और उसे गुदगुदी करने लगा। छोड़ो ना प्लीज़, काकी माँ या कोई और आ गया तो यही समझेगा कि बहू बड़ी चालाक है। आते ही पतिदेव को अपनी मिट्टी में कर लिया, सूरज ने कहा। तभी मंगलू की आवाज़ आई, राम भले करे छोटे मालिक, जाग गए आप। पाखी जल्दी से सूरज से दूर हुई, पर दरवाजे पर तो कोई नहीं था। सूरज ने उसे बाग की तरफ देखने को कहा। पाखी ने देखा मंगलू हाथ में पानी का पाइप लिए शिबू काका के साथ पेड़ पौधों में पानी डाल रहा था। गीली मिट्टी की भीनी सुगंध से पूरा कमरा सुवासित हो गया। पाखी के जीवन में भी सूरज के प्यार की सुगंध अपनी जड़ें जमाने लगी थी। ये हमारी मैरिड लाइफ की वो सुबह है जिसे तुम बरसों याद करोगी, सूरज ने उसे अपनी बाहों में भर कहा। पाखी ने भी अपनी बाहें उसके गले में डाली और बोली, मैं तुम्हें याद नहीं करना चाहती, सिर्फ जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कोठी में चहल पहल आरंभ हो चुकी थी। राधा काकी अपनी तेज आवाज में कभी शंकर काका से बात करती तो कभी मंगलू को पुकारती कमरे के दरवाजे तक आई। सूरज को वहां देख वह चौंकी। काकी को ऐसे हतप्रभ खड़ा देख सूरज ने कहा, मैं तो अभी आया हूँ काकी, ये तुम्हारी बहू है ना, इसी ने बुलाया मुझे फोन करके। उसे अपना नाम लगाते देख पाखी बोल पड़ी, झूठ बोल रहे हैं काकी माँ, खुद ही तो आए हैं। काकी दोनों का झगड़ा सुन हंसने लगी। अच्छा बिटिया, तुम चाय पियोगी कि काफ़ी? हम बनाई देते हैं। आप क्यों बनाएंगी काकी माँ, मैं बना लूँगी, पाखी ने कहा।
कल से बनाना बिटिया, आज तोहरे चौके में जाने पर मनाही है, काकी ने कहा। रिवाज रिवाज, सूरज ने याद दिलाया। चाय बनाओ काकी, बगैर चीनी वाली, सूरज ने मुस्कुराते हुए काकी से कहा। लो सुनो, फीकी चाय पिलाऊंगी हमारी बिटिया को, बड़बड़ाते हुए काकी चौके में गई और गुड़ वाली चाय बना लाई। ऐसी चाय तो मैंने कभी नहीं पी काकी माँ। पाखी ने एक घूंट भरा, उसे चाय बहुत पसंद आई थी। सूरज उसे तैयार होने कह खुद भी तैयार होने चला गया। आज दोनों के लिए सबसे खास दिन जो था। चुनरी प्रिंट की साड़ी पहन पाखी बाहर आई। फर्नीचर साफ करवाते शंकर काका उसे देखकर उसके पास आए और बोले, आओ बिटिया, यहाँ बैठो। उन्होंने दीवान की तरफ संकेत किया। पाखी सूरज को खोज रही थी, मगर काका का संकेत समझकर दीवान पर बैठ गई। कोठी के रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी काका को संभालते देख उसने पूछा, काका, यहाँ और कौन कौन रहते हैं? काका मुस्कुराए और बोले, 3 परिवार यहाँ रहते हैं बहू। काका की बात सुन पाखी को बड़ा अचरज हुआ। 3 परिवार? वो कैसे काका? देखो बहू, एक परिवार तो है प्रताप वंश का, मतलब तुम और सूरज बाबा। दूसरा परिवार आपका है ना? हाँ बहू, बिल्कुल ठीक। पाखी अपनी बुद्धिमानी पर मुस्कुराई। काका एक बड़ी सी मूर्ति पर पड़ी धूल झाड़ रहे थे। एक लड़का अपने हाथ में वैक्यूम क्लीनर लिए कारपेट की सफाई कर रहा था। पाखी ने अपने दोनों पांव ऊपर की तरफ समेट लिए और काका से पूछने लगी, तीसरा परिवार क्या माली का काका है? अरे नहीं बहू, वो तो अपने बच्चों के साथ आउट हाउस में रहता है। फिर और किसका परिवार है? पाखी बिना पूछे रह न सकी। काका को उसे तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था, तो वह बोले, वो भी पता चल जाएगा बहू, मगर एक बात पल्लू में बांध लो, उस परिवार से सब डरते हैं और प्रताप वंश उन्हीं का दिया खाता है। काका की रहस्यमयी बातें सुन पाखी बहुत घबराई, मगर सूरज ने तो कभी नहीं बताया मुझे। तभी सूरज आते हुए बोला, देख रहे हैं काका, कैसे अपने पति का नाम ले रही है आपकी बहू। पाखी उसे देख उठ खड़ी हुई। काका ने भी चुटकी ली। कलयुग है भैया, कलयुग। पाखी का तो शर्म से बुरा हाल हो गया। अरे अरे बैठिए छोटी मालकिन, हम तो आपके गुलाम हैं, सूरज ने ठिठोली की। काका के सामने ऐसी ओछी बातें सुन पाखी ने सूरज को गुस्से से घूरा। देख रहे हैं काका, कैसे घूर रही है अपने पति को। सूरज उसके पास बैठ गया और उसे भी बैठा लिया। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग। काका ने भी सूरज का साथ दिया। क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? सूरज पाखी से पूछने लगा। काका ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं तो बहू को बता रहा था कि यहाँ हम सब के अलावा एक और परिवार रहता है। अच्छा, एक और परिवार? हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, सूरज ने बहाना बनाया। पाखी अब एक एक कदम फूक फूक कर रखने का सोच रही थी। आप इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं पतिदेव? उसने धीरे से आखिरी शब्द कहा ताकि काका को सुनाई न दे। सूरज उसकी चालाकी पर मुस्कुराया। देखो पत्नी जी, मुझे तो तुम ठीक ठाक लगी, मगर उस परिवार को अगर तुम पसंद नहीं आई तो अपना बोरिया बिस्तर बांध देहरादून निकल पड़ना, क्योंकि उनकी इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। सूरज की बात सुनकर वह बोली, बबुआ, काहे हमरी बिटिया को तंग करत हो? बिचारी के प्राण सूख गए हैं। काकी, मैं तो सच्ची बात कह रहा हूँ, सूरज ने कहा। ठीक है, अब चलो तुम दोनों, पूजा की तैयारी भी हो गई है, काकी ने आदेश दिया। शंकर काका बोले, आज के दिन तो मालकिन को यहाँ आना चाहिए था, मगर बहू का सुख देखना ही नहीं लिखा उनके नसीब में। लंबे चौड़े गलियारे को पार करते सब कोठी के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहाँ एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता था।
पाखी ने देखा पत्थरों से बना एक प्राचीन मंदिर बाग के पिछले हिस्से में निर्मित था। आओ तुम्हें हमारे एक और परिवार से मिलवाऊं। सूरज ने पाखी का हाथ थामा और मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। तो प्यारे श्रोताओं, प्रताप कोठी के पीछे बना यह मंदिर किसका है? कौन है वो लोग जो काका काकी के अलावा भी इस कोठी में रहते हैं? किसकी मर्जी के बगैर प्रताप वंश में पत्ता तक नहीं हिलता? सूरज इतनी बड़ी बात पाखी से आखिर कैसे बताना भूल सकता है? इन सब रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में, तो सुनने को हो जाइए तैयार रहस्य और रोमांच से भरा ये सनसनीखेज उपन्यास। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।